नमस्कार दोस्तों, मैं रवि कुमार झा आप सभी का स्वागत करता हूं बीएचयू वर्ल्ड के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो बीएससी बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आज मैं बात करूंगा आपसे हाउ टू क्रैक बीएससी बायोलॉजी के बारे में। इसे हम 4 स्टेप में जानेंगे। उससे पहले मैं बता दूं, हमारा चैनल कुछ कोर्सेज के लिए ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करता है, जिसमें कि बीएससी बायोलॉजी, बीएससी मैथ्स, बीएससी एजी, बीए सोशल और एलएलबी और बीएससी नर्सिंग, ये कोर्सेज हैं जिनमें हम ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करते हैं। अगर आप इसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से आप इन क्लासेस के बारे में जान सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो मैं अपने फर्स्ट स्टेप पे जाता हूं, हाउ टू क्रैक बीएससी बायोलॉजी के लिए जनरल इंफॉर्मेशन। जनरल इंफॉर्मेशन के लिए आपको देखना होगा कि सबसे पहला जो हमारा पॉइंट रहेगा वो होगा एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट, कि क्या क्या कौन कौन से ऐसे लोग होंगे जो एलिजिबल हो पाएंगे एग्जाम देने के लिए। तो आप जो फॉर्म भरने जा रहे हैं उसके लिए आपको कुछ चीजें जरूरी है जाननी। उसमें सबसे पहला है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में क्या रहेगा कि जो बच्चे 12th पास किए हैं, चाहे वो जनरल हो, ओबीसी हो, एससी या एसटी हो, उनके लिए मैं बता दूं कि कुछ फिक्स परसेंटेज है। जैसे कि जनरल कैटेगरी के बच्चे के लिए ये 50% होगा। 50% आपका फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री और बायोलॉजी, या फिर बायोलॉजी के स्थान पे कंप्यूटर साइंस जिनका रहा हो या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रहा हो तो वो दे सकते हैं। पर आपको मैं बता दूं फिजिक्स और केमिस्ट्री कंपलसरी होना चाहिए। और इसी के साथ ओबीसी के लिए जो है ये रहेगा 45%। तो ये ध्यान रखिए, ये एग्रीगेट है, ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट का नहीं है, ये आपका तीनों सब्जेक्ट मिला के होना चाहिए। वो चाहे पीसीबी हो सकता है या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री कंप्यूटर साइंस, या फिर आपका आईटी भी हो सकता है बायोलॉजी या फिर कंप्यूटर साइंस के स्थान पर। एससी एसटी वाले बच्चों के लिए सिर्फ और सिर्फ पास होना ही जरूरी है। इसके लिए कोई फिक्स परसेंटेज नहीं बताई गई। अगर आप पास हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड नंबर पे एज के बारे में। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। आपका जो एज है वो 1 जुलाई 2020 तक के लिए मान्य है। तो 1 जुलाई 2020 तक के लिए क्या है, आपका जो मैक्सिमम एज है वो 22 होना चाहिए। मतलब आप 22 साल से अधिक के नहीं होने चाहिए। ये जनरल कैटेगरी के लिए है। अगर आप जनरल कैटेगरी के लिए है तो आप अपना एज देख लें कि आप 1 जुलाई 2020 तक 22 या उससे ज्यादा ना हो। 22 तक है तो आप ठीक है, अगर आप उससे ज्यादा अगर आपकी एज चली जा रही है तो आप एलिजिबल नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं ओबीसी वाले बच्चों के लिए। तो ओबीसी वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनकी एज मैक्सिमम 25 होनी चाहिए 1 जुलाई 2020 तक। उसके बाद बात करें हम एससी एसटी के लिए तो वो मैक्सिमम होनी चाहिए 27 साल। तो ये आप ध्यान रखिए कि आपका जो एज है वो 1 जुलाई 2020 तक के लिए ही मान्य है। और उसके बाद हम बात करेंगे सीट्स के बारे में कि हमारे कैंपस में सीट कितनी है। तो अब हम जो ये बात करने जा रहे हैं, मेन कैंपस में जो है हमारी सीट वो 307 है और एमएमवी में जो है वो 154 है। ये एमएमवी में बता दूं ये सिर्फ गर्ल्स कैंडिडेट के लिए रिजर्व है ये मेन कैंपस के अंदर ही, लेकिन ये कोएड नहीं है, ये सिर्फ गर्ल्स के लिए रिजर्व है। अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स के बारे में कि कितने एप्लीकेंट्स जो हैं एग्जाम में अपियर होते हैं। तो ये लगभग 40,000 है बीएससी बायोलॉजी में जो कैंडिडेट्स जो अपियर होते हैं। ये अप्रोक्स है, इससे कम या ज्यादा हो सकता है, एग्जैक्ट आप नहीं कह सकते, कभी भी कम हो सकता है कभी ज्यादा हो सकता है, लेकिन अगर हम अप्रोक्स मान के चले तो 40,000 हर साल बैठते हैं। इस 40,000 बच्चे जो है 307 सीट प्लस में 154 सीट इसके लिए कंपटीशन करते हैं। उसके बाद हम बात करें कट ऑफ के बारे में। कट ऑफ जो है तो हमारे पास दो जो हमारा फ्रेश ईयर है 2018 और 19, इसकी हम बात कर लेंगे। जो इस साल जो है जनरल की कट ऑफ 2019 में गई है 260 नंबर, जो कि पिछले साल 2018 में रही थी 265 नंबर। तो इससे आपको एक आइडिया लगेगा कि आपको कितना स्कोर करना है, क्योंकि देखिए कट ऑफ थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, कभी भी कम हो सकता है, कभी भी ज्यादा हो सकता है। तो इसीलिए आप अपना एक रेंज फिक्स कर लें, किस तरह से आपको अपना टारगेट कितना रखना, कितना अचीव करना है वो आपको सोचना होगा। वो उसके लिए हम कट ऑफ बताते हैं। ईडब्ल्यूएस जो है वो इसी साल क्योंकि आया है, इससे पहले ईडब्ल्यूएस कैटेगरी नहीं थी, तो इस साल जो है इसकी कट ऑफ 253 गई है। और ओबीसी की जो है वो 2019 में 210 और 2018 में 239 गई है। एससी की 2019 में 141 और 2018 में 140 गई है। और एसटी की 2019 में 78 और 2018 में 85 गई है। इसके बाद आप लोग की हमेशा यही प्रॉब्लम रहती है कि पुराने क्वेश्चन पेपर हमें कहां से मिले। तो पुराने क्वेश्चन पेपर के लिए आपको ज्यादा नहीं सोचना है। हम आपके पास दो चॉइस हैं, आप चाहे तो हमारे
हमारी जो वेबसाइट है BHU वर्ल्ड की www.bhuworld.com, वहां से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और दूसरा, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की एक ऑफिशियल वेबसाइट है www.bhuonline.in। आप इस वेबसाइट से भी क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। स्टेप 1 के बाद अब हम आगे बढ़ रहे हैं स्टेप 2 के बारे में, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि एक चीज हमारी छूट चुकी है, वो है स्टेप 1 में पेपर स्ट्रक्चर। तो पेपर स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो पेपर स्ट्रक्चर जो है, इसमें मैं आपको बता दूं टोटल 150 क्वेश्चन आते हैं BSc बायोलॉजी में। 150 क्वेश्चन आएंगे, जिसका कि इक्वल वेटेज होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में। तो सभी में 50-50-50 क्वेश्चन आएंगे। 50 आएंगे आपके फिजिक्स में, 50 ही केमिस्ट्री में और 50 ही बायोलॉजी में। तो ये इक्वल वेटेज देता है। साथ के साथ इसका जो मार्किंग होता है वो +3 का होता है। हर एक सही क्वेश्चन के लिए आपको +3 मार्क्स मिलते हैं। तो इसी तरह से पेपर जो टोटल आपका 450 मार्क्स का होता है। और नेगेटिव मार्किंग जो यहाँ पेपर में होती है वो -1 होती है। इसलिए आपको याद रखना है कि काफी ज्यादा नेगेटिव मार्किंग है, इसलिए ध्यान रखना कि +3 पॉजिटिव और -1 नेगेटिव मार्किंग है। इसके साथ हम बात करते हैं कि हमारा जो पेपर होता है कितने समय का होता है। तो पेपर का जो टोटल टाइमिंग है वो 2 घंटे 30 मिनट आपको समय मिलते हैं पूरे 150 क्वेश्चन करने के लिए। तो ये आपका हो गया पेपर स्ट्रक्चर। चलिए तो अब हम बात करते हैं कि हमें पढ़ाई किस बेस पे करनी चाहिए। तो आपको पढ़ाई करने के से पहले 2 चीजें ध्यान में रखनी होगी, आपका सिलेबस और आपके चैप्टर्स का वेटेज। कि आपको आपके सिलेबस में जो चैप्टर है उनका वेटेज क्या क्या है, कहां से क्वेश्चन ज्यादा आता है, कौन सा पोर्शन जो है वो BHU एंट्रेंस एग्जाम में ज्यादा रोल प्ले करता है। तो इन चीजों को जानने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। आप अपने जो पुराने पेपर हैं उनको एनालाइज कीजिए ढंग से, और उसके बाद आप देखिए कि कौन सा चैप्टर जो है उसका वहां से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं ज्यादा, और कहां से क्वेश्चन बहुत कम आ रहे हैं। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए आप सही तरीके से पढ़ाई करेंगे। जहां से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं उस पर ज्यादा ध्यान दीजिए, उसका रिवीजन ज्यादा कीजिए। जहां से कम आ रहे हैं उस पर थोड़ा कम ध्यान दिया जा सकता है। तो इस तरह से आप एनालाइज करके इन आपको जो पढ़ाई करनी है वो किस बेस पे करनी है वो आपको बेस मिल जाएगा। अगर आप इतनी मेहनत नहीं कर सकते तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक को खोलिए। आप हमने पूरा ट्रेंड जो आया है, जो वेटेज आया है वो 3-4 सालों के पेपर का हमने उतनी मेहनत करके आपके लिए प्रोवाइड की हुई है। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से आप उस वीडियो को देख सकते हैं और जान सकते हैं कि आपको क्या पढ़ना है, किस पे ज्यादा फोकस करना है। इसी के साथ हमारा स्टेप 2 जो है वो खत्म होता है और हम लोग अब आगे बढ़ते हैं स्टेप 3 की ओर। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अब अपने स्टेप 3 के बारे में, जो कि कहां से और कैसे पढ़ें। कहां से हम बात करेंगे स्टडी मटेरियल के बारे में, कि स्टडी मटेरियल जो है हमें कौन सा फॉलो करना है। तो उसका जो है लिंक हमने आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जिसमें कि सब्जेक्ट वाइज जो है चैप्टर का एनालिसिस किया हुआ है और उसमें लास्ट में हमने बताया हुआ है कि आपको क्या मटेरियल फॉलो करना है। तो उस चीज को आप देख सकते हैं, लिंक हमने आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भेज रखी है। उसके साथ ही आपको NCERT भी फॉलो करनी चाहिए, क्योंकि वो बेसिक है और बेसिक जाने बगैर आप आगे नहीं बढ़ना चाहिए। तो NCERT आप साथ के साथ उसको प्रायोरिटी में लेकर के चलें। उसके बाद हम बात करेंगे स्ट्रेटजी के बारे में कि हमारी स्ट्रेटजी क्या रहेगी। तो हमारे एग्जाम में 3 चीजें आनी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में सभी को पता है सबसे आसान रहेगी आपके लिए और सबसे कम समय में करने के लिए बायोलॉजी। तो बायोलॉजी आपको सबसे पहले कर लेना है, ताकि इसमें जितना कम समय हो सके आप कम समय लगा करके आगे आप प्रोसीड कर सकें। उसके बाद केमिस्ट्री भी जो है हमारी वो भी आसान ही रहती है। बहुत ही न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो होते हैं जो फिजिकल केमिस्ट्री में ही होते हैं, और वो आपको इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं मिलते हैं जिसमें आपका टाइम बर्बाद हो। तो आपको केमिस्ट्री पे इसके बाद प्रोसीड करना है ताकि आपका ज्यादा से ज्यादा टाइम बचे। लास्ट में आपको जाना है फिजिक्स के पास। तो फिजिक्स में भी जो है मैं आपको ये बताना चाहूंगा, फिजिक्स में भी आपको वो क्वेश्चन पहले कर लेने हैं जो कि थ्योरी बेस्ड हो या फिर जिनमें न्यूमेरिकल बहुत ही कम हो। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन अगर आप जल्दी पिकअप कर लेते हैं तो आपके लिए उतना आसान रहेगा, क्योंकि कम समय में आपको पेपर सॉल्व करना है। इसके बाद जो मैं आपको बात बताना चाहता हूँ ये है कि फिजिक्स में आपको कुछ चैप्टर जो है जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, इस चीजों पे ज्यादा ध्यान देना है। सेमीकंडक्टर, यहाँ पे आपको ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि
वो उन चैप्टरों से क्वेश्चन बिल्कुल थ्योरी बेस्ड आते हैं, आपसे कोई न्यूमेरिकल नहीं पूछा जाता है, बहुत ही आसान क्वेश्चन आते हैं, तो उन चीजों पे आप ध्यान देंगे। इसी तरह बायोलॉजी में आपको सबसे पहले क्या ध्यान देना है कि बायोलॉजी में आपको एक एक चैप्टर जो है उनके एग्जाम्पल्स बिल्कुल रटे होने चाहिए, चाहे आप कहीं से भी रट रहे हैं तो आप उसका बाकायदा नोट्स बनाइए। तो एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है बायोलॉजी में, क्योंकि क्वेश्चंस जो कॉन्सेप्ट होता है वो काफी कम होते हैं और आपके याद रखने वाले क्वेश्चंस काफी ज्यादा होते हैं, तो और एग्जाम्पल से काफी ज्यादा क्वेश्चंस बीएचयू एंट्रेंस में पूछा जाता है, ये हमने देखा है। तो इसीलिए आपको जो एग्जाम्पल्स हैं वो बिल्कुल याद रहने चाहिए, कभी भी आपसे कोई भी पूछे तो आप उसमें कंफ्यूज ना हो। इस कारण जो आप जब भी जो भी चीज पढ़ रहे हैं तो उसका बाकायदा नोट्स बनाते हुए पढ़ें, जो एग्जाम्पल आपको अलग मिलता है या जो आपको एनसीईआरटी में नहीं मिल रहा है उनको भी आप इंक्लूड करते चलें, क्योंकि जो सिलेबस जो हमारा आता है वो ऐसा कोई फिक्स नहीं है, कोई ऐसी बुक नहीं है मार्केट में जिसको हम ये कह सके कि स्पेशली बीएचयू एंट्रेंस के लिए बनी है, तो कहीं से भी कुछ भी आ सकता है। तो आप जहां से भी पढ़ते हैं उस चीज को बस अच्छे से पढ़ें और विश्वास रखें कि हाँ ये मैंने जो पढ़ लिया मेरा तैयार हो गया, तो उस चीज को आप बस अपने नोट्स में मेंटेन करते चलें। अगर आपने कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ा है तो उसको चाहे तो आप एनसीईआरटी में इंक्लूड कर लें या फिर अलग से कोई नोट्स बनाते हैं तो उसमें इंक्लूड करें, और जो चीजें आपको लगता है कि आप भूल सकते हैं उसे स्टार मार्क करें, उसे बार बार रिविजन करें। ये चीज आपको बायोलॉजी में ध्यान देना है, क्योंकि ये रिवीजन में आपका समय बचाएगा। अगर आप ऐसा पहले से करके चलेंगे तो अंतिम समय में आप बहुत ही कम समय में रिवीजन कर पाएंगे। उसके बाद हम बात करेंगे केमिस्ट्री के बारे में। तो केमिस्ट्री में आपको पहले बेसिक चीजें जाननी जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आप बिना मोल कॉन्सेप्ट पढ़े कोई फिजिकल का चैप्टर सॉल्व कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, इसीलिए आपको पहले जो बेसिक चैप्टर है वो सॉल्व करने बहुत जरूरी है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बात करें तो आप पहले जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है उसको पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, जब तक वो समझ में नहीं आए तब तक आप आगे मत बढ़िए, क्योंकि जब तक बेसिक क्लियर नहीं होगा आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मैं इसलिए बेसिक पे बार बार इसीलिए आपको फोकस करवा रहा हूँ, क्योंकि जो हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो बेसिक ही ज्यादा पूछे जाते हैं, टफ क्वेश्चन की संख्या बहुत कम होती है और बेसिक क्वेश्चंस की संख्या काफी ज्यादा होती है। हम बेसिक जो क्वेश्चन होते हैं उन्हें ये सोच करके हम हल्के में ले लेते हैं कि ये तो हो ही जाएंगे, आसान होंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। बेसिक जो होता है, बेसिक मतलब सबसे टफ ही होता है, क्योंकि अगर आपको किस चीज का बेसिक पता है तो उसके बाद आपको कोई चीज टफ नहीं लगने वाली है, ये 100% मैं बता सकता हूं आपको। अगर आपको बेसिक नहीं पता तो आपके लिए हर चीज टफ है, और बेसिक पता तो कुछ भी टफ नहीं है, इसीलिए बेसिक पे जाएं। एग्जाम में बेसिक ही पूछा जाता है। तो अगर आप केमिस्ट्री में भी जा रहे हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो जो चीजें हैं वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी हो, रेजोनेंस हो, ये सारी चीजें जो छोटी छोटी चीजें उन पे आपको गौर करना है। बाकी इन सब चीजों पे हमने कई सारे वीडियो बना रखे हैं, आगे भी आपको वीडियो मिलते रहेंगे। उसके बाद मैं बात करूं फिजिक्स की, तो फिजिक्स में आपका जो मैकेनिक्स है वो न्यूमेरिकल पोर्शन होता है, वहां से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर फिजिक्स आप पढ़ रहे हैं तो प्रैक्टिस जो आपको करनी है तो मैकेनिक्स पे ज्यादा करनी है, वहां आपको जितने ज्यादा हो सके न्यूमेरिकल लगाने हैं, क्योंकि वहां से थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। उसके बाद अगर आप 12th पोर्शन देखें तो रे ऑप्टिक्स वगैरह वहां आप ज्यादा प्रैक्टिस करें, और जो भी हमारे जो मॉडर्न फिजिक्स के का जो चैप्टर है उन पे भी आप ज्यादा फोकस रखेंगे, क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स का वेटेज जो है वो ज्यादा रहता है। और उसमें उसी में सेमीकंडक्टर जो वगैरह जो उसमें आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा नहीं करनी है, उसके थ्योरी पे ज्यादा ध्यान देना है। तो ये सारी चीजें हैं आपके जो सब्जेक्ट है उसके बारे में कि उसको कैसे आपको पढ़ना है, कैसे आपको ध्यान रखना है। उसके बाद मैं बात करता हूं प्रैक्टिस के बारे में। देखिए प्रैक्टिस जो है आपको कहां से करनी है, तो प्रैक्टिस के लिए सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर निकालिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है बीएससी बायोलॉजी का 4 साल से 5 साल, उससे ज्यादा पीछे मत जाइएगा, क्योंकि जो नए हैं वही ट्रेंड होंगे, पुराने क्वेश्चंस अब बेकार हो चुके हैं। वो काफी पहले सिलेबस काफी ब्रॉड हुआ करता था, इस कारण उन चीजों को भी अगर आप शामिल कर लेंगे तो शायद आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे और आपकी तैयारी में दिक्कत आएगी। तो आप ज्यादा पीछे ना जाए, 4-5 साल के पेपर को अच्छे से एनालाइज करें, अच्छे से ध्यान से देखें उन्हें, और उसी के बेस पे अगर आप कोई बुक भी अलग से सॉल्व करते हैं तो उन्हीं क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए कि जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं क्या वही क्वेश्चंस आपके बुक प्रोवाइड कर रहा है या बिल्कुल हटके प्रोवाइड कर रहा है, तो उसी हिसाब से आप अपना एक बुक जो भी आप सॉल्व कर रहे हैं अलग से, तो वो भी उसी हिसाब से उसे प्रेफरेंस दें। क्योंकि मैंने अभी बताया आपको थोड़ी देर पहले कि कोई ऐसी बुक नहीं है जो कि ये कहे कि हम बीएचयू एंट्रेंस के लिए स्पेशली है, कोई ऐसा बुक हमारे एग्जाम में फॉलो नहीं होता है। तो इस कारण आप जो बीएचयू एंट्रेंस की पुराने क्वेश्चंस है उन्हीं को फॉलो करें।
हाँ, उसमें आपको ध्यान एक चीज और रखनी है कि जो एग्रीकल्चर का, जैसे कि आप बीएससी बायो है तो बायोलॉजी का पोर्शन एग्रीकल्चर के एग्जाम में भी आता है। तो कई बार ऐसा होता है कि एग्रीकल्चर में जो क्वेश्चंस आए वो अगले साल बीएससी बायोलॉजी में डाल दिए जाएंगे, या बायोलॉजी में जो क्वेश्चन आए वो एग्रीकल्चर में डाल दिए जाएंगे। केमिस्ट्री जो है, कई बार मैथ्स का जो पेपर होता है बीएससी मैथ्स का, वहां से केमिस्ट्री डाल दी जाएगी। और तो इस तरह से एक्सचेंज होते रहते क्वेश्चन। तो आप साथ के साथ सिर्फ अपने बीएससी बायोलॉजी क्वेश्चंस को ना देखें, बीएससी एजी और बीएससी मैथ्स के पोर्शन पे भी ध्यान दें, उनके क्वेश्चनों को भी सॉल्व जरूर करें, क्योंकि अभी आपके पास पर्याप्त समय रहता है, इतने ज्यादा क्वेश्चंस नहीं होते, 50-50 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट में होता है, तो आप बहुत ही इजीली उनको सॉल्व कर सकते हैं और कई बार सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी कारण उनको सॉल्व करिए और उन चीजों को ध्यान में रखते हुए, उन क्वेश्चनों को ध्यान में रखते हुए ही आप अपना तैयारी कीजिए, आप अपनी बुक का सिलेक्शन कीजिए। जो हमारे इनरोल्ड कैंडिडेट्स हैं उनको कुछ भी नहीं सोचना है, वो बिल्कुल भी परेशान ना हो। उनको जो चीज हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं उन चीजों को बस वो पूरी ईमानदारी के साथ करते रहे, उनके लिए वो पर्याप्त है। उसके बाद उन्हें अलग से किसी भी मटेरियल की जरूरत नहीं है। तो ये बात रही हमारे स्टेप 3 के बारे में। इसके आगे अब हम बात करेंगे अपने स्टेप 4। अब हम आगे बात करते हैं स्टेप 4, जो कि है कुछ हॉट टिप्स। आपके एग्जाम के लिए मैं कुछ आपको अपनी तरफ से कुछ टिप्स बताने जा रहा हूं, जो कि आपको अच्छी लगे तो आप फॉलो जरूर करें। तो सबसे पहले एग्जाम की तैयारी में आपको ध्यान रखना होता है टाइम टेबल का। आपका जो क्वेश्चन है 150 क्वेश्चन है, आपके पास समय जो है वो 150 मिनट्स है। आपका हर एक क्वेश्चन पे +3 पॉजिटिव मार्किंग है, हर एक क्वेश्चन पे -1 नेगेटिव मार्किंग है। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए आपका पेपर जो है आसान नहीं है, और आपके साथ काफी बच्चे इस कंपटीशन एग्जाम में बैठने जा रहे हैं। तो उन चीजों में आपको अपने आप को अलग करके दिखाना होगा, कुछ ना कुछ और बच्चों से डिफरेंट करना होगा। जब तक अगर आप वो नहीं करेंगे तो आपका जो रैंक है वो ऊपर नहीं आएगा, आपके जो मार्क्स हैं वो उन औरों से अलग नहीं आएंगे। अगर आपको यहाँ सिलेक्शन चाहिए तो कुछ अलग करना होगा। तो उसके लिए आप क्या करेंगे? प्रॉपर टाइम टेबल। देखिए टाइम टेबल वाली बात जो है हर कोई जानता है, हर कोई बताता है आपको, लेकिन फॉलो बहुत कम लोग करते हैं। आप में से जितने लोग तैयारी कर रहे होंगे उसमें से बहुत ही कम ऐसे होंगे जो टाइम टेबल के हिसाब से तैयारी करते होंगे। अगर आपने ये चीज अभी भी निश्चित कर ली कि अभी से एग्जाम तक आपको प्रॉपर टाइम टेबल के हिसाब से ही तैयारी करनी है, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि और बच्चे जो है इसको फॉलो नहीं करेंगे। तो आप इसे फॉलो करके उनसे आगे बढ़िए। तो प्रॉपर टाइम टेबल में आपको क्या करना है, पूरे दिन में अगर आप अलग से कोई कोचिंग करते हैं या स्कूल जाते हैं या फिर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो भी आपको ही पता है कि आपके पास दिन में कितना समय खाली है। आपके पढ़ाई के जो आपका स्कूल है या आपकी कोचिंग है, उसके अलावा आपके पास या फिर आपका सोने खाने सब समय निकालने के बाद आपको पता है कि आप दिन में किस किस समय खाली रहते हैं और उस समय को आप कहाँ जाया करते हैं। तो उस समय आपको ये टाइम टेबल को मैनेज करना है। जैसे आपका 3 सब्जेक्ट है, तीनों को इक्वल टाइम दीजिए, क्योंकि आपका पोर्शन जो है इक्वल है, तो आप तीनों को इक्वल टाइम दीजिए। हो सकता है कुछ चीजें आपको बहुत कम समय में हो जाती है, जैसे कि बायोलॉजी है, बायोलॉजी में आपका बहुत कम समय लगता है, उसमें कुछ ऐसा इतना नहीं है कि आपको ज्यादा समय देना पड़े, कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं फंसता, उसमें आपको मैक्सिमम चीजें पढ़नी है, बार बार रिवीजन करनी है। तो बायोलॉजी में आपको क्या स्ट्रेटजी अपनानी है कि एनसीईआरटी को आपको फोकस रखना है पूरी तरह से, क्योंकि यहाँ जो 50 क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, उसमें से 45 आपके एज ए टीच एनसीईआरटी से होंगे, और उसके अलावा 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा जो होंगे वो भी एनसीईआरटी बेस्ड होंगे। 8 से 10 क्वेश्चन की कोई नहीं कह सकता कि वो कहां से आएगा, वो आपके लिए भी नहीं होंगे और औरों के लिए भी नहीं होंगे। अगर आप ज्यादा पढ़ रहे हैं, आप इधर उधर से भी पढ़ रहे हैं, किसी अन्य बुक से पढ़ रहे हैं, तो आपको कुछ डिफरेंट एग्जांपल मिल सकते हैं, या फिर आप क्वेश्चन पेपर जो हमारे एग्जाम के सॉल्व करते हैं तो उसमें भी आपको कुछ दिख जाएगा, कुछ क्वेश्चन जो कि एनसीईआरटी में इंक्लूड नहीं है। तो उसे आपको करना क्या है कि एनसीईआरटी में जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आपको अलग कहीं कुछ मिलता है या कुछ ऐसे एग्जांपल मिलते हैं, तो उसे आप एनसीईआरटी में ही नोट कर लेंगे, उसे कहीं इधर उधर मत नोट करिएगा, क्योंकि आप बाद में फिर उसे ढूंढ नहीं पाएंगे। एनसीईआरटी में नोट करके रखिए। मैं यही कहूंगा बायोलॉजी पढ़ने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप अपने एनसीईआरटी को नोट्स में कन्वर्ट कर दीजिए। जितने भी एक्स्ट्रा पॉइंट आपको मिलते हैं, जितने एग्जांपल आपको मिलते हैं, वो एनसीईआरटी में ही साइड में जहां कहीं जगह मिले या फिर कोई पेज वेज आप उसे चिपका करके वहीं आप उसे नोट डाउन कर लेंगे, जिससे आपका क्या होगा, वो बुक है वो एक नोट्स में कंप्लीट हो जाएगा और आपको और कुछ नहीं पढ़ना है। जब भी पढ़ना आपको एनसीईआरटी ही पढ़नी है, और उसके साथ साथ आपके वो जो एग्जांपल अपने आप रिवीजन हो जाएंगे। तो उसमें आपको साथ के साथ इसमें ध्यान क्या रखना है, कुछ चैप्टर
जैसे कि प्लांट डाइवर्सिटी है, वहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्पल बेस्ड, ऐसे ऐसे एग्जाम्पल आएंगे जो आपने कभी सुने भी नहीं होंगे। तो उस चैप्टर का आपको खास ध्यान रखना है कि आप उस चैप्टर को जहां जहां से हो सके पढ़िए, जितने एग्जाम्पल आप कलेक्ट कर सकते हैं करिए और उनको लिखिए। जो 12th का आपका पोर्शन है बायोलॉजी का, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, उसमें आप एनसीईआरटी भी अगर ढंग से पढ़ते हैं बेसिक लेवल पे तो आपको सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। आपको ध्यान बस ये रखना है, जो लाइन आप पढ़ते हैं एनसीईआरटी की, तो उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि इस लाइन से क्या क्वेश्चन बना सकता है टीचर। आप खुद पढ़ते टाइम अपने आप ही उन वर्ड से, उन लाइन से क्वेश्चन बनाने की प्रैक्टिस कीजिए, यहाँ से क्या पूछा जा सकता है। जब तक आप एज ए टीचर उस बुक को नहीं पढ़ेंगे तब तक आपके लिए दिक्कतें करेगा, जो भी क्वेश्चन है वो दिक्कतें। जब आप पढ़ना सीख जाएंगे कि आपको एज ए टीचर उस बुक को पढ़ना है कि मैं यहाँ से क्वेश्चन बनाता हूँ तो कौन सा क्वेश्चन मैं इस वर्ड से बना सकता हूँ, कौन सा क्वेश्चन इस लाइन से बना सकता हूँ, अगर आपने ये सारी चीजें सीख ली तो बायोलॉजी में स्कोर करना बेहद आसान है। केमिस्ट्री में भी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको वही प्रोसीजर फॉलो करना है जो कि मैंने आपको बायोलॉजी में बताया। और फिजिकल केमिस्ट्री में आप जितने ज्यादा हो सके उतने ज्यादा क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कीजिए, न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कीजिए। फिजिक्स में भी मैं आपसे बात कर ही चुका हूं कि आपको मैकेनिक्स पोर्शन में जो है ज्यादा न्यूमेरिकल्स पे ध्यान देना है और बाकी जो मॉडर्न फिजिक्स है उस पर ध्यान देना है। तो इस तरह आप ध्यान देंगे। आपको ध्यान में एक चीज और रखनी कि आप जितने भी क्वेश्चन पेपर पुराने सॉल्व करते हैं तो उसे एक टाइम लिमिट में सॉल्व कीजिए। जो आपका एग्जाम का टाइम है 2.5 घंटे, तो आप कोशिश कीजिए जो आप घर पे सॉल्व करते हैं तो उसे 2 घंटे में ही सॉल्व करने का। अगर आप ऐसा कर ले जाएंगे तो आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। तो आप जितना एग्जाम में टाइम आपका 2.5 घंटे है तो या तो आप कम पहले 2.5 घंटे से स्टार्ट कीजिए, वो भी नहीं कर पाते 3 घंटे से स्टार्ट कीजिए, लेकिन एक टाइम लिमिट बांध के चलिए कि इतने समय से पहले आपको उठना नहीं है। पूरा पेपर में जितना क्वेश्चन हो सके आप जब तक पूरा पेपर एक बार सॉल्व नहीं कर लेंगे तब तक आप उठेंगे नहीं। तो उतना एक अपनी स्ट्रेटजी बनाइए कि इतना देर मुझे पढ़ने के लिए बैठना है, उस बीच में आपको कोई भी डिस्टर्ब ना करे। ये अपने घर वालों से भी आप बता सकते हैं कि इस बीच में मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए, मैं इतने से पहले नहीं उठने वाला। और वो आपको सबसे पहले अपने आप में वो चीज लानी होगी, क्योंकि आप 1-2 दिन ये चीज फॉलो करेंगे लेकिन बहुत लंबे टाइम तक नहीं करते हैं, ये चीज गलतियां होती है। इस चीज को फॉलो जरूर करिए कि जो भी आप समय आपने लगाया है पढ़ने का, यहाँ एक घंटे मेरे को तीनों चीजों को 1-1 घंटे पढ़ना, तो वो चाहे आपका पढ़ना हो चाहे आपका क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना हो, तो उस चीज में आप बाध्य हो जाइए कि ये चीज मुझे पूरा समय देना है, इस बीच में मुझे और कोई काम नहीं करना है। उसके बाद बात रही प्रॉपर नोट्स की, तो वो भी मैं आपसे बात कर ही चुका हूँ कि आपको प्रॉपर नोट्स कैसे बनाने हैं। बायोलॉजी का भी मैं आपको बता चुका हूँ, केमिस्ट्री का भी बता चुका हूँ, और फिजिक्स में तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आप वो आपके लिए ज्यादा ही अच्छा है। रिवीजन जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। जो चीजें बायोलॉजी आपका बहुत ज्यादा रिवीजन मांगती है, ये ध्यान रखिए आप कि रिवीजन आपको कैसे करना है। जो भी चीज आप पढ़ रहे हैं, जैसे मैं बायोलॉजी की बात करूं तो जो चैप्टर आपने आज पढ़ा है उसको 20 दिन या बहुत ज्यादा अगर लेट करते हैं आप तो 24 दिन के अंदर में आप एक बार जरूर पढ़ लें। और जब जिस महीने आपका एग्जाम है तब आपको कम से कम हर तीसरे दिन या वीक में कम से कम आपको रिवीजन करना ही है। फिजिक्स केमिस्ट्री में रिवीजन जैसी चीजें बहुत कम मिलती है, जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री में आपको ये दिक्कत नहीं सामना करना पड़ेगा, लेकिन जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें आपको रिवीजन का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वहां चीजें काफी याद करने वाले होते हैं, कहीं ज्यादा उसमें एक्सेप्शंस होते हैं। इसलिए आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिवीजन पे ज्यादा ध्यान देंगे। जैसा बायोलॉजी आप समय समय पर रिवीजन करते हैं वैसे ही आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को रिवीजन करेंगे। बाकी फिजिक्स और केमिस्ट्री के बाकी जो पोर्शन है उसमें आप जितने ज्यादा हो सके अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। उसमें अगर आप थोड़ा लेट से भी रिवीजन करते हैं तो चलेगा, बस क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ज्यादा ध्यान देना है। उसके बाद हम लास्ट पॉइंट की बात जो है एलिमिनेशन ऑफ इररिलेवेंट क्वेश्चंस। इसमें आपको क्या ध्यान देना है कि एग्जाम में जो मैंने आपको बताया कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो आपने कभी नहीं देखे या फिर जो दूसरे में देखे, उस चीजों पे आपको परेशान नहीं होना है। आप अगर घर पे भी पेपर सॉल्व करते हो और आपके सामने ऐसे क्वेश्चंस आ जा रहे हैं जो आपने देखा कहीं मिले नहीं रहा, मुझे कोई बुक आपने पढ़ ली, एनसीईआरटी आपने पढ़ ली, आपको नहीं मिला, तो उन चीजों पे परेशान नहीं होना है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो सिर्फ और सिर्फ एग्जाम में इसी मकसद से दिए जाते हैं ताकि आप परेशान हो, आप अपना समय व्यतीत कर दे उन क्वेश्चनों पे और आपका जो परफॉर्मेंस वो गिर जाए। और इसी समय का यूज कर जाते हैं, जो बच्चे समझदार होते हैं वो उनका यूज कर जाते हैं और वो उन क्वेश्चनों को छोड़ करके आगे बढ़ते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हर एक क्वेश्चन आपका सिलेक्शन डिसाइड नहीं कर रहा है। आपका सिलेक्शन डिसाइड कौन करता है? आपका ओवरऑल पेपर। तो आपको फोकस रखना है आपने ओवरऑल पेपर पे। हर एक छोटे क्वेश्चन के लिए, हर एक क्वेश्चन के लिए आपको परेशान नहीं होना है। बहुत से क्वेश्चन आएंगे जो आपको परेशानी में डाल देंगे, लेकिन आप
अगर देख रहे हैं कि नहीं ये क्वेश्चन फालतू आया है, ये फर्जी लग रहा है आपको, तो उसको छोड़ करके आगे बढ़िए। इसी के साथ मैं इस वीडियो को खत्म करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।